सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉई वीकली मैगज़ीन एपिसोड नंबर 20 में आपका स्वागत है। ये हमारा एक छोटा-सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर गवर्नमेंट रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड एंड अदर जो ज़रूरी जानकारी है किसी भी एम्प्लॉई से हम वो आपके सामने वीकली बेसिस पे लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीक के साथ जो हमारी हाइलाइट्स हैं वो हम हाइलाइट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये न्यूज़ तो आप सब अभी तक सुन ही चुके होंगे। 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉडी को फॉर्म कर दिया है। कमीशन को फॉर्म करने के मीन्स उन्होंने मंजूरी दे दी है। सेकंड एक क्लैरिफिकेशन है एलटीसी ट्रैवल के रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे। और दिल्ली के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो लीव के लिए होगा ऑर्डर, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इनको देखते हैं और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं विद आवर टुडेज फर्स्ट न्यूज़ जो है 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग। हेयर इज जो फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो हमारा पीएम ऑफिस है वहां की तरफ से 8 पे कमीशन बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है और ये 16 जनवरी की न्यूज़ है। इसमें साथ में ये मेंशन किया गया है, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि अराउंड अभी 50 लाख एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट में और 65 लाख पेंशनर्स हैं। तो इससे दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों के लिए जो डाटा है वो रिवाइज होगा। और ये जो न्यूज़ थी इसको जो ब्रेक किया था जो यूनियन मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने इसको पब्लिक डोमेन में रखा था। उसके अलावा तो बेसिक जानकारी है सभी के सभी पे कमीशंस के रिगार्डिंग, वो अभी न्यूज़ में इतना चल रहा है कि आप इतना कवर कर ही चुके होंगे। तो हम आपको जो बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहेंगे दैट कि एक जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आपको आप में से बहुतों को ना पता हो, कि जो पे कमीशन है वो जब भी मिनिमम वेजेस डिसाइड करता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो जो फॉर्मूला है वो एक न्यूट्रिशिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वॉलेस रूडल अकवर्ड, इनका ये नेम है, अगर मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो 1957 में लिया गया था, उसको 1957 में अडॉप्ट किया गया था और उसके बेसिस पे मिनिमम वेजेस डिसाइड किए जाते हैं। तो जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी कि किसके बेसिस पे मिनिमम वेजेस डिसाइड होंगे, उसमें पहला तो फूड रिक्वायरमेंट आती है कि जो वर्कर है और उसकी फैमिली है उसके लिए एक बैलेंस डाइट मिले। क्लोथिंग रिक्वायरमेंट है कि वर्कर और उसकी फैमिली को क्लोथिंग मिले प्रॉपर। उसके अलावा आने जाने के लिए जो पेट्रोल डीजल या फ्यूल है, लाइटिंग है, अदर एक्सपेंसेस हैं। और साथ में यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिए कि सेविंग एंड कंटीजेंसी, कि जो एम्प्लॉय है उसके पास इतना फंड बचना चाहिए कि वो सेव कर सके स्मॉल अमाउंट में किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए। तो यहीं पे इसी के रिगार्डिंग जो जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी है जो सेंटर एम्प्लॉइज के बीच में और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनके बीच में कम्युनिकेट करवाती है, डिमांड्स को एक से दूसरे में कम्युनिकेट करती है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये फॉर्मूला पुराना हो चुका है, आपको इस फॉर्मूला को भी रिवाइज करने की जरूरत है, बिकॉज अब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो एक असेंशियल बन गई है, लाइफ का एक पार्ट बन गई है। और साथ में ही जिस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था 1957 में, उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं थी इंडिया में, और वो इतने बल्क लेवल पे, इतने बिग स्केल पे नहीं था। हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सपेंसेस उस टाइम पे मोस्टली गवर्नमेंट के ही अंडर होता था मैक्सिमम चीजें। आज प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से हेल्थ केयर और एजुकेशन एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो जो ये फॉर्मूला उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था, आइदर नया फॉर्मूला अडॉप्ट करने की जरूरत है या फिर इस फॉर्मूला में चेंज करने की जरूरत है, सो दैट जो मिनिमम वेजेस हैं उनको आप आज के हिसाब से डिसाइड कर सको, ना कि जो 1957 का फॉर्मूला है आप उसके हिसाब से उनको डिसाइड करो। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो अभी फिटमेंट फैक्टर पे बहुत चर्चा चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। नॉर्मली
अगर आप न्यूज़ को कवर करोगे तो मोस्टली हर जगह 1.9 का फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर दिए हुए हैं, दैट इज 1.86 और 2.57। नाउ बिकॉज अभी सिर्फ इसका अनाउंसमेंट किया गया है। सपोज कीजिए गवर्नमेंट अगर 1 महीना लेती है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट कर देती है पे कमीशन को, और नॉर्मली जो पे कमीशन के हेड बनते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और अब तक जो मींस पास हिस्ट्री है उसमें मिनिमम 2 साल लगते हैं एक पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में, और उसके बाद पार्लियामेंट के सेशन पे डिपेंड करता है कि रिपोर्ट कब सबमिट हुई है, और उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन कब पड़ता है, और गवर्नमेंट उसमें से क्या अप्रूव करती है या फिर वापस कोई रिकमेंडेशन डाल के दोबारा एनालिसिस के लिए भेजती है। तो अराउंड 3 to 4 years लग जाता है फुल कंप्लीट ये सब करने में। और अभी हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके पास 1 ही साल है यहाँ पे, कि सपोज कीजिए अगर वो सारा प्रोसीजर जो नॉर्मली 3 से 4 साल में होता है, अगर वो 1 साल में हो जाता है, इवन देन जो आपका डीए है एक्सपेक्टेड अप टू 1 जनवरी कब की 2026 के, तो वो 60% पे आराम से पहुंच चुका होगा, बिकॉज अभी 53% है, और अभी उसमें 1 जनवरी 2025 और जो मिड में जून जुलाई में आएगा एक इंक्रीमेंट वहां का लगना बाकी है, तो वो मोर अराउंड 7% इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 पे जो आप सैलरी ले रहे होगे वो ऑलरेडी आपके बेसिक का 1.6 टाइम्स है फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको जो गवर्नमेंट 1 जनवरी 2026 को फिटमेंट फैक्टर देती है, सपोज 1.8 का या 1.9 का फिटमेंट फैक्टर देती है, तो उससे आपकी बेसिक्स में जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें इतना कुछ खास इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज जो डीए है वो डीए 0 हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी पे कमीशन लगता है तो जो डीए है डीए 0 से स्टार्ट होता है, ना कि आपके पास पे कमीशन लगने के बाद जो आपका डीए है वो 60% या उसके बाद 64 जाएगा, 68 नहीं जाएगा। जो डीए है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मींस आप ऑलरेडी 1.6 के फिटमेंट फैक्टर पे होंगे 1 जनवरी 2026 को, और उसके बाद अगर आपको 1.8 या 1.9 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो आपकी सैलरी में अराउंड बेसिकली 0.3, अगर आपको 1.9 का मिलता है तो 0.3 बाय 1.6 मल्टीप्लाई 100, तो आप ये देखोगे आपको 15 अप्रोक्सीमेट 15% का इंक्रीज मिलेगा आपकी सैलरी में, और उस पर फिर टैक्स की कैलकुलेशंस भी आएंगी, तो इफेक्टिवली 10% ही आपके पास बचेगा जो आपके लिए इन हैंड इंक्रीज होगा। और अगर इसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा साल लगते हैं, सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट इसको 1 साल में इस 1 साल और लेती है, 2027 में इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो फिटमेंट फैक्टर आपका ऑलरेडी डीए के हिसाब से 1.67 हो चुका होगा। तो उस टाइम पे अगर आपको 1.9 मिलता है तो उसका कोई इतना खास बेनिफिट नहीं होगा, और अगर 1 साल और लगता है तो 1.72 तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद 1 साल और लगता है तो 1.82 तक पहुंच जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का ऑलरेडी प्रपोज होगा। तो इस सिनेरियो में मींस अगर टोटल गवर्नमेंट को 2, 3, 4 अगर 4 years लग जाते हैं पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करवाने में, तो आप और गवर्नमेंट आपको 1.9 का फिटमेंट फैक्टर देती है, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा एम्प्लॉइज को, बिकॉज आप ऑलरेडी 1.82 के फिटमेंट फैक्टर पे आपके बेसिक वाइज पहुंच चुके होंगे। आल्सो पे कमीशन से जो एम्प्लॉइज को जो मेजर फायदा होने वाला है वो होगा रिवीजन ऑफ जो अलाउंसेस होते हैं, जो आपके अलाउंसेस होते हैं लाइक ट्रैवल अलाउंस, और उसके अलावा जो हाउस का एचआरए का अलाउंस होता है, और या किसी एम्प्लॉय को अदर टाइप के अलाउंस मिलते हैं, तो अगर वो अलाउंसेस रिवाइज होंगे तो उनके बेसिस पे एम्प्लॉयज को मोर बेनिफिट होगा एज कंपेयर टू जो उनके बेसिक में इंक्रीज होगा। बिकॉज जो एचआरए होता है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, बट गवर्नमेंट ने अभी सेंसस नहीं करवाया लास्ट, तो अगर गवर्नमेंट ओनली जो प्रेजेंट सेंसस का आधार डाटा है उसके बेसिस पे एचआरए को रिवाइज करती है, तो बहुत सी सिटीज में एचआरए रिवाइज हो जाएगा, जो पहले जेड उसमें आती हैं या एक्स वाई में आती हैं, तो वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एम्प्लॉयज के लिए जो मेजर बेनिफिट आने वाला है पे रिवीजन से, पे कमीशन से, वो अलाउंसेस की फॉर्म में आएगा, ना कि बेसिक सैलरी की फॉर्म में आएगा। बिकॉज आपकी बेसिक सैलरी का फिटमेंट फैक्टर अगर गवर्नमेंट 2 से ज्यादा का देती है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, एल्स आपको कोई बेनिफिट इतना खास नहीं मिलने वाला, बिकॉज वहां पे टैक्सेशन भी है। और जो प्रीवियस फिटमेंट फैक्टर हमने आपको दिखाए 6 का 1.86 था,
और 7th का 2.57 था। ये एक मेजर जंप था जो 7th पे कमीशन था। एल्स उसके अलावा जो पे कमीशंस हैं उनमें नॉमिनल इंक्रीज ही सैलरी के अंदर हुआ है। अब हम हमारे सेकंड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड ऑर्डर है ये डीओपीटी की तरफ से आया था और ये क्लैरिफिकेशन है एक टाइप की कि जो तेजस एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है और जो हमसफर एक्सप्रेस है, जो प्रीमियम ट्रेन होती हैं, क्या उनमें आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस टाइप की अवेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जो तेजस, वंदे भारत और हमसफर टाइप की ट्रेन है वहाँ पे आप एलटीसी के लिए एंटाइटलमेंट है और जो एंटाइटलमेंट है वो इस टाइप की होगी। शताब्दी और सिमिलर टाइप की जो ट्रेन है उसमें अगर आप लेवल अब 12 से अबव है तो एग्जीक्यूटिव क्लास और 6 to 11 के लिए चेयर कार और चेयर कार, और राजधानी में लेवल 12 अबव के लिए एसी फर्स्ट, 6 to 11 के लिए एसी सेकंड और लेवल 5 बिलो के लिए एसी थर्ड क्लास। अभी आपको यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि राजधानी और सिमिलर टाइप की यहाँ पे जो ट्रेन लिख दिया गया है, अब ये सिमिलर टाइप की ट्रेन कौन सी होगी? या जो शताब्दी और सिमिलर टाइप की ट्रेन लिख दिया गया, ये सिमिलर टाइप का ये एक वेग टर्म दे दी गई, एक जनरल अम्ब्रेला टर्म दे दी गई है। तो इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि कौन सी ट्रेन राजधानी टाइप की कैटेगरी में आएगी और कौन सी ट्रेन शताब्दी टाइप की कैटेगरी में आएगी? तो इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो शताब्दी टाइप की ट्रेन होती है वहाँ पे स्लीपर्स कोच नहीं होते, ना ही एसी स्लीपर ना ही नॉर्मल स्लीपर, मीन्स ऑल्दो ये बहुत जो फुल एसी होती है, तो शताब्दी टाइप में स्लीपर टाइप के कोच नहीं होते। तो उसमें आप ओनली चेयर और एग्जीक्यूटिव क्लास आपको ही सीटिंग देखने को मिलेगी। सो उसमें आप अगर आप 6 to 11 में फॉल करते हो तो आप ओनली चेयर कार ही सीसी ही अवेल कर पाओगे। और जहाँ पे आपको स्लीपर क्लास देखने को मिल रहा है एसी विदाउट एसी, तो वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप 6 to 11 है तो सेकंड क्लास, 5 से बिलो है तो थर्ड क्लास आप क्लेम कर सकते हो। और इसके बाद जो दिल्ली इलेक्शन है उसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर है। सो ये जो ऑर्डर है ये नेशनल कैपिटल दिल्ली और जो तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में 2025 के कुछ इलेक्शन जो होने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो उनके रिगार्डिंग जो पेड हॉलीडे मिलती है, मींस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करते हैं और किसी अदर स्टेट में या सेम स्टेट में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो उनको सेम डे के लिए ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, जहाँ पे जिस दिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में या उनके प्लेस पे वोटिंग होने जा रही है, तो उनको उस डे के लिए एक स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। तो ये ऑर्डर उसी के रिगार्डिंग दिया गया है कि जो वहाँ के बोनाफाइड वोटर्स हैं उनको 1 डे का स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा ताकि वो वहाँ पे जाके वोटिंग कर सकें। ऐसा ये इस टाइप का ऑर्डर जहाँ भी इलेक्शन होता है हर बार जो डीओपीटी है वो इशू करता है, सो दैट जो एम्प्लॉइज हैं उनको लीव अवेल करने में आसानी रहे। सो विद दिस हमारे आज के जो कवरेज है वो कंप्लीट होती है। अगेन आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा मटेरियल और जो जानकारी प्रोवाइडेड की जाती है वो पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।